हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सर्वे फॉर एसएससी जेईई एग्जाम, जो कि आपका होना है अक्टूबर मंथ में। तो हम टेक्निकल को अक्टूबर मंथ में 15 दिन से पहले ही कंप्लीट कर देंगे। मतलब आपके एग्जाम से 15 दिन पहले ही हम आपको कंप्लीट टेक्निकल करा देंगे। मैं आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और रिमेनिंग 8 सब्जेक्ट आपको 2 अदर टीचर्स पढ़ाएंगे। मैं आपको दोस्तों बीएमसी पढ़ाऊंगा, स्टील, सर्वे एंड इन्वायरमेंट, ये मैं आपको कराने वाला हूं। बीएमसी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 2 या 3 लेक्चर बचे हैं, कल या परसों में कंप्लीट हो जाएंगे। और सर्वे के साथ हम स्टील को पैरेलल वे में चलाने वाले हैं। तो ये हम 15 दिन पहले ही, एग्जाम से 15 दिन पहले ही आपको पूरा टेक्निकल प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके अपने एग्जाम में। अगर हम बात करें सर्वे का वेटेज, एसएससी जेईई में सर्वे कितना पूछा जाता है, तो 100 मार्क्स में से यहाँ पे आपको 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो काफी अच्छा वेटेज है। और इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस ये हो जाएगा आपका: फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे, लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वे, थ्योडोलाइट, लेवलिंग, ट्रेवर्सिंग लेवलिंग, टेकोमेट्री, कर्व्स, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, प्लेन टेबल सर्वे, कंटूरिंग एंड माइनर इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपका सिलेबस है जो कि एसएससी जेईई में पूछा जाता है। तो अगर आप सभी चीजें सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंजीनियर्स पाथ एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट फीस बहुत कम है। 999 में कंप्लीट आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक मिलने वाला है। नॉन टेक हमारा 90% कंप्लीट हो चुका है, जिसको हमने 120 घंटे में कंप्लीट करना है। और साथ में हम टेक्निकल भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ सर्वे। सबसे पहले जानते हैं सर्वे क्या है। सर्वे एक आर्ट है, एक टेक्निक है, जिसकी हेल्प से हम 2 पॉइंट के बीच में रिलेटिव पोजीशन निकालते हैं। लेट्स सपोज ये 2 पॉइंट हैं, इनका एलिवेशन क्या है, कौन किससे ऊपर है, कौन किससे नीचे है, एंड इनके बीच में एंगल कितना है। ये सभी चीजें हम किससे निकालते हैं? ये सभी चीजें हम निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्वे। और जो हमको डेटा मिलता है, इसको हम एक शीट पे प्लॉट करते हैं, एक शीट पर प्लॉट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैप। अब ये शीट पर आप डेटा को 2 टाइप से प्लॉट कर सकते हैं। एक ग्राफ बना के, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक आप इस पर नंबर लिख के, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। दोनों टाइप से आप कर सकते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सर्वे। टाइप्स ऑफ सर्वे, तो बेसिकली सर्वे में हम 2 टाइप पढ़ने वाले हैं, एक प्लेन सर्वे, एक जियोडेटिक सर्वे। और फिर इनके सब पार्ट आएंगे, जैसे कि आप पढ़ते हैं लेवलिंग, ट्रेवर्सिंग, कंपास सर्वे, थ्योडोलाइट। ये सभी किसके पार्ट हैं? इन सभी के पार्ट हैं, इन दोनों के पार्ट हैं, अलग अलग करके। जैसे कि प्लेन टेबल सर्वे, कंटूरिंग, ये सभी इन दोनों के सब पार्ट हैं। बट ब्रॉडली हम इसको क्लासीफाई करते हैं प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे में। अब चलिए हम दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे प्लेन सर्वेइंग। आपको पता है हमारी अर्थ गोल है, इसकी सरफेस दोस्तों कर्व। तो अगर इस कर्वेचर को आप कंसिडर करते हैं तो वो सर्वे हो जाएगा जियोडेटिक सर्वे। और अगर आपने इसकी सरफेस को फ्लैट माना है तो उसको बोलेंगे प्लेन सर्वे। तो प्लेन सर्वे में हम मेन सरफेस ऑफ अर्थ को हम कंसिडर करते हैं प्लेन सरफेस। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि आप बड़े से बड़े एरिया को इसमें कर लेंगे, मतलब बड़े से बड़े एरिया में आप प्लेन सर्वे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। कैसे दोस्तों? देखो, ये हमारा कर्व है। तो अगर आप इस पूरे एरिया के लिए सर्वे करना चाहते हैं तो इसमें कर्वेचर ज्यादा आएगा। और अगर आप छोटे से एरिया के लिए सर्वे करना चाहते हैं तो उसमें कर्वेचर बहुत कम आएगा, ना के बराबर आएगा। आप उसको फ्लैट मान सकते हैं, आप उसको फ्लैट मान सकते हैं। तो अगर एरिया लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर है तो ठीक है, उसमें
कर्वेचर का इफेक्ट बहुत कम आएगा, ना के बराबर आएगा, और आप प्लेन सर्वे परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा है तो आपने जियोडेटिक सर्वे करना होगा। याद रखना है, ये लिमिट पूछी जाती है। इसको हम स्मॉल एरिया के लिए परफॉर्म करते हैं, लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि ये अर्थ के सरफेस को कंसिडर नहीं करता है, कर्वेचर को कंसिडर नहीं करता है, इसलिए ये लेस एक्यूरेट होता है अगर हम कंपैरिजन करें जियोडेटिक सर्वे के साथ। अब यहाँ पे अगर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है इनको कनेक्ट करने के लिए, तो ये लाइन आपकी प्लेन लाइन बनेगी, ये आपकी प्लेन लाइन बनेगी, ना कि कर्व लाइन। एक होती है कर्व लाइन, जैसे कि ये 2 पॉइंट है, इनको आप ऐसे जोड़ दें तो ये हो जाएगी कर्व लाइन, जो कि आपको जियोडेटिक सर्वे में देखने को मिलती है। बट इन केस ऑफ प्लेन सर्वे आपको एक प्लेन लाइन देखने को मिलती है जब आप 2 पॉइंट ज्वाइन करते हैं। इनको हम यूज करते हैं ब्रिजेस में, डैम में, हाईवे में। देखो ब्रिज और डैम का एरिया बहुत कम होता है तो वहां पे कर्वेचर का इफेक्ट नहीं आएगा, बट हाईवे बहुत लेंथी होता है तो इसको हम सेगमेंट में करते हैं, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तब इस पे हम सर्वे परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे जियोडेटिक सर्वे की। तो जियोडेटिक सर्वे में हम क्या करते हैं, अर्थ के कर्वेचर को भी कंसिडर करते हैं, अर्थ के कर्वेचर को भी हम इसमें कंसिडर करते हैं, और ये लार्ज एरिया के लिए सुटेबल है, ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। इससे ज्यादा एरिया होगा तो आप जियोडेटिक सर्वे परफॉर्म करेंगे। ये मोर एक्यूरेट है, और इसमें जो लाइन ज्वाइन करते हैं 2 पॉइंट को, वो एक आर्क होती है, और ये आर्क मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं जिनको बोलते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल। अगर प्लेन सर्वे की बात करें, वहां पे प्लेन ट्रायंगल बनता है, और प्लेन ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आप सभी जानते हैं इस टाइप से। बट यहाँ पे स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है, जैसे कि ये है दोस्तों स्फेरिकल ट्रायंगल। इसके कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी ये हो जाएंगे एंगल, जबकि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये हो जाएंगे इसकी आर्म या साइड। अब इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है कोई भी एंगल लेंगे आप, कोई भी एंगल, वो लेस देन होना चाहिए 2 टाइम ऑफ राइट एंगल, मतलब 180 से कम होना चाहिए। और अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब सम ऑफ ऑल एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये लेस देन होना चाहिए 6 टाइम ऑफ राइट एंगल, या फिर 540 डिग्री से कम होना चाहिए। और अगर इनकी साइड की बात करें तो दो साइड मिलकर, जैसे कि यहाँ पे बोला हूं ए और बी, अगर इनको आप ऐड करेंगे तो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ए प्लस सी बी से बड़ी होनी चाहिए, और बी प्लस सी ए से बड़ी होनी चाहिए। ये है प्रॉपर्टी ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, तो याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। इसमें हम क्या करते हैं, देखो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, इसमें हम वाटर बॉडीज का सर्वे करते हैं, जैसे कि स्ट्रीम, स्ट्रीम में कैनाल आ जाएगा, रिवर आ जाएंगी, लेक्स, या फिर अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसमें हम सर्वे करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। फिर हम बात करेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे। हमारी अर्थ की टोपोग्राफी कैसी है, उस पर कौन कौन से फीचर मौजूद हैं, उनका कितना एलिवेशन है, ये सब चीज हम निकालते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे में। मतलब इसमें हम आर्टिफिशियल और मैन मेड नेचुरल फीचर, इन सभी को हम यहाँ पर सर्वे करते हैं। आर्टिफिशियल में कौन आ जाएगा, आर्टिफिशियल में बिल्डिंग आ जाएंगी, मॉन्यूमेंट्स आ जाएंगे। नेचुरल फीचर में आ जाएगा आपका हिल्स एंड रिवर्स। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम बात करेंगे कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे हम करते हैं बिल्डिंग प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी बाउंड्रीज के लिए, बिल्डिंग प्रॉपर्टी के लिए नहीं होगा, प्रॉपर्टी की बाउंड्री का सर्वे करने के लिए, प्रॉपर्टी की जो बाउंड्री होती है उसका सर्वे के लिए हम कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। उसका सर्वे करने के लिए हम कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं, और इसका जो स्केल रखते हैं वो रखते हैं 1:1000 से लेकर 1:5000 तक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये क्या है दोस्तों, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखो लैटिट्यूड
लॉन्गिट्यूड, एजीमुथ, लोकल टाइम, इनको दोस्तों डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। और इसमें हम रेफरेंस किसका लेते हैं? इसमें हम रेफरेंस लेते हैं जो भी हेवनली बॉडीज होती है जैसे कि सन और स्टार, उनके रेस्पेक्ट में हम लोकल टाइम, एजीमुथ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये सभी निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। ये हमारे काम का नहीं है, इसको नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वे का क्या प्रिंसिपल होता है, कौन कौन से सर्वे के प्रिंसिपल होते हैं? तो सर्वे के दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब आपने बड़े से छोटे की ओर चलना है, छोटे से बड़े की ओर नहीं चलना। इसका रीजन क्या है? अगर आप छोटे से बड़े की ओर चलेंगे तो एरर्स जो आएंगे वे एक्यूमुलेट होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, जिससे कि जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो बिल्कुल अलग होगी। जैसे लेट सपोज आपने ये लेंथ को मेजर करना है, ये 500 मीटर लेंथ है, इसको आपने 10 मीटर की चैन से मेजर करना है, और चैन में थोड़ा बहुत एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, चैन बड़ी या थोड़ी सी छोटी हो सकती है। लेट सपोज उसमें 0.5 mm का एरर प्लस 0.5 mm का एरर है। जब आप इसको मेजर करेंगे तो यहाँ पे 0.5 mm ज्यादा दिखाएगा, यहाँ पे जाएंगे 0.10 mm ज्यादा दिखाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों जो आपको लास्ट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, 500 प्लस समेशन ऑफ एरर, तो एरर बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम उल्टो पार्ट पे चलते हैं तो उसमें हम कैसे देखेंगे इसको? देखिए, हम बड़े एरिया को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, बड़े एरिया को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, और वहां पर हम कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, और तब एरर्स बहुत कम हो जाएगा। देखो ये बड़ा एरिया है, इसको आपने बहुत प्रिसाइजली मेजर करना है, बहुत प्रिसाइजली आपने मेजर करना है, तो एरर खत्म हो जाएंगे। तो थोड़े बहुत एरर भी बचेंगे, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक कंट्रोल पॉइंट लेना है और ये सभी स्टेशंस मार्क कर लेने हैं, ये एक एरिया बन जाएगा। यहाँ पर एक कंट्रोल पॉइंट लेना है, यहाँ पर एक एरिया बन जाएगा, और यहाँ पे एक कंट्रोल पॉइंट लेना है और यहाँ पे एक एरिया बन जाएगा। तो देखो हमने पूरे पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और यहाँ पर हमने कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करे हैं। कंट्रोल पॉइंट वे होते हैं जिनको हम प्रिसाइजली मेजर करते हैं, उनकी पोजीशन हम प्रिसाइजली मेजर करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट, जिनके रेस्पेक्ट में अदर्स जितने भी पॉइंट होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, उनके हम मेजरमेंट लेते हैं। तो जब आपने यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट लगाया तो इसमें एरर के चांस नहीं होंगे, और फिर आप जब इन छोटे छोटे अलग अलग पॉइंट्स पर स्टडी करेंगे या सर्वे करेंगे तो इनमें एरर्स बहुत कम आएंगे, और जो एरर आएगा वो इसी पार्ट में रहेगा, ये एरर इस पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, ये एरर इस पार्ट को या इस पार्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एरर क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर एलिमिनेट कर रहे हैं हम, और लोकलाइज हो रहा है, ये एक्यूमुलेट नहीं हो रहा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, द मेन आइडिया ऑफ वर्किंग फ्रॉम फुल टू पार्ट इज टू लोकलाइज द एरर्स एंड प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन। तो हम उनको प्रिवेंट करते हैं, उनके एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करते हैं और उनको लोकलाइज करते हैं। देखो इनके एक्यूमुलेशन को हमने प्रिवेंट कर दिया है दोस्तों, ये यहाँ नहीं जा सकता है और ये यहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि हमने सभी को अलग अलग सर्वे किया है। ये होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। बात करें किसी भी पॉइंट को अगर आपने लोकेट करना है तो उसको लोकेट करने के लिए दो मेजरमेंट एटलीस्ट आपने लेने होंगे। लेट सपोज ये एक पॉइंट है, इसको अगर आपने लोकेट करना है तो इसके कोऑर्डिनेट बताने होंगे कि भैया एक्स डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना है। तो आपने कम से कम दो मेजरमेंट लेने होंगे इसके, एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से, या कहीं से भी ले सकते हैं इस टाइप से। तब आपको पता चल जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, तब आप इसको प्रिसाइजली लोकेट कर पाएंगे। एटलीस्ट दो मेजरमेंट आपने लेने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीजें। चलिए बात करते हैं स्केल ऑफ मैप। मैप का एक स्केल होता है। देखो हमारा जो ग्राउंड होता है वो बहुत बड़ा है। लेट सपोज आपने 1 किलोमीटर के लिए सर्वे किया है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए आपने सर्वे किया, और उसकी सभी डिटेल आपने मैप पे दिखानी है, ड्राइंग शीट पे दिखानी है। ड्राइंग शीट छोटी सी होती है, एक टेबल के बराबर की होती है, तो उसमें आप ओरिजिनल डायमेंशन नहीं दिखा पाएंगे कि 1 किलोमीटर की आप शीट लाएं और तब बनाएं, ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। उसके लिए आप स्केल यूज करेंगे मैप का। ये ग्राउंड से छोटा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें लेट सपोज 50 मीटर जो ग्राउंड पे है उसको हम 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कुछ ऐसे मान लेते हैं,
छोटा मान के चलते हैं कि भाई हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि 1 सेंटीमीटर की है। तो अगर इसको मेजर करेंगे आप, ये लिखने के 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राउंड में 50 मीटर होगी। और इसको आप यहाँ पे लिख भी देंगे कि स्केल क्या है, 1 यूनिट इक्वल टू 500 यूनिट या 1000 यूनिट या 50 यूनिट, यहाँ पे आप लिख भी देंगे दोस्तों। तो इसको आप मेजर करेंगे, 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा फिर, 500 यूनिट, मतलब 500 सेंटीमीटर के बराबर होगा या 5000 सेंटीमीटर के बराबर होगा, जो भी आपने लिखा है। इसी को बोलते हैं हम स्केल ऑफ मैप। इसमें हम यूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं आरएफ। ये क्या होता है, जो आपने मैप पे डिस्टेंस मेजर की है अपॉन ग्राउंड की डिस्टेंस, इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, आरएफ बोलते हैं। जैसे कि लेट सपोज हम बात कर रहे हैं, लेट मी रेज दिस, लेट सपोज हमने बात की दोस्तों कि हमने ग्राउंड पर 100 मीटर को मैप पर 1 सेंटीमीटर में प्लॉट किया। अब देखो ग्राउंड पे कितना है 100, मैप पे कितना है 1, तो इसका आरएफ निकालेंगे 1/100। बट क्या ये सही होगा, नहीं, हम यूनिट में लेते हैं दोस्तों, यूनिट सेम होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर ये मीटर, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे, तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे। ये हो जाएगा आरएफ ऑफ दिस स्केल, आरएफ ऑफ दिस स्केल। यहाँ पे आपसे एसएससी में क्वेश्चन पूछता है कौन सा आरएफ बड़ा, मतलब कौन सा स्केल छोटा है, कौन सा स्केल बड़ा है, आरएफ का वैल्यू दे देगा, आरएफ की वैल्यू दे देगा। लेट सपोज 1/100, 1/1000, 1/5000, पूछेगा कौन सा वैल्यू छोटा है स्केल का। तो देखिए ये आपको देखने से पता चला है, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये उससे भी छोटा, सबसे छोटा ये होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, 5000 यूनिट को सिर्फ 1 यूनिट बनाया है मैप में, तो कितना छोटा स्केल होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने 100 यूनिट को 1 यूनिट में लिखा है, यहाँ पे हमने 1000 को 1 में बदला है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसका दोस्तों रेशो छोटा, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अब जानते हैं हम, ये क्वेश्चन आप खुद से करना। देखो इसमें सबसे छोटा स्केल ये हो जाएगा। अब हम जानेंगे डायगोनल स्केल। स्केल बहुत सारे होते हैं दोस्तों, एक प्लेन स्केल होता है, उसमें हम एक ही चीज एक बार मेजर करते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर मेजर करना है तो सेंटीमीटर मेजर करेंगे, मीटर मेजर करना है तो मीटर मेजर करेंगे। बट इन केस ऑफ डायगोनल स्केल, इसमें आप 3 यूनिट एक साथ मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मेन यूनिट की और जितनी भी सब यूनिट्स होती हैं उनको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर है, इंचिस है, ठीक है, फीट्स हैं, ये सभी चीजें आप एक साथ मेजर कर सकते हैं, आप एक साथ मेजर कर सकते हैं। देखो ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम डायगोनल स्केल। और ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये ट्रायंगुलेशन पे काम करता है, ये ट्रायंगुलेशन पे काम करता है दोस्तों। तो इसको हम ट्रायंगुलेशन स्केल भी बोलते हैं, तो याद रखना है आपने। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे ग्राफिकल स्केल। अब इसकी नीड क्यों पड़ी, चलिए पहले इसको समझते हैं। देखो आपने क्या किया, आपने मैप बनाया, मैप कपड़े का है कागज का है, अगर कपड़े का है दोस्तों ज़्यादा श्रिंक करेगा, कागज का है कम श्रिंक करेगा, तो कागज का इतना टिकाऊ नहीं होता है, तो हम मोस्टली क्लॉथ पर बनाते हैं मैप। तो आपने मैप बनाया, मैप कुछ टाइम बाद सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने के बाद जो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन होगी वे छोटी हो जाएंगी। मीन्स हमने यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, और आपने एक लाइन यहाँ पे प्लॉट कर दी है अपने स्केल में मार्क करके कि भैया ये लो हमने प्लॉट कर दिया। जिस टाइम आपने प्लॉट की ये थी 1 सेंटीमीटर। अब आप कुछ टाइम बाद देखेंगे, कुछ दिन बाद देखेंगे ये श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक होने के बाद ये हो जाएगी 0 पॉइंट मतलब लेस देन 1 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ काम पड़ा, आप इसको मेजर करना चाहते हैं, आपने टेप लिया यहाँ पे रखा, देखा ये आ रहा है 0.9 सेंटीमीटर। तो आपने कहा कि भाई जो फलाना हमने डिस्टेंस मेजर की थी वो कितनी है, भाई देखो 1 सेंटीमीटर 100 के बराबर है, तो 9 किसके बराबर होगा, 0.9, ये हो जाएगा 900 मीटर के, ये हो जाएगा 900 मीटर के। बट एक्चुअल में कितना है 100 मीटर।
यहाँ पे एरर आ जाते हैं। इस एरर को भी हम दूर करेंगे। अगर आप ग्राफिकल स्केल यूज नहीं करेंगे तो एरर आएंगे, और इस एरर को भी हम दूर करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ग्राफिकल एरर, सॉरी ग्राफिकल स्केल का मतलब क्या है। तो हम नॉर्मल स्केल यूज ना करके ग्राफिकल स्केल यूज करते हैं। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस को मार्क कर देंगे। मतलब ये कितना है, 100 मीटर। अब ये छोटा हो या बड़ा हो, आपको पता चल जाएगी कि ग्राउंड पे 100 मीटर है। ठीक है, तो हम ग्राफिकल स्केल का यूज करते हैं टू मिनिमाइज या टू अवॉइड द श्रिंकेज ऑफ मैप। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस श्रिंकेज ऑफ मैप का कौन से स्केल पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो हो जाएगा ग्राफिकल स्केल। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे करेक्शन इन श्रिंकेज ऑफ मैप। भाई श्रिंकेज हो जाए और आपने ग्राफिकल स्केल यूज नहीं किया, आपने नॉर्मल उस पर लाइन प्लॉट कर दी, अब आप कुछ दिन बाद इसको देख रहे हैं छोटी आ रही है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, श्रंक लेंथ ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। इस फॉर्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको 3 वैल्यू देगा और एक पूछ लेगा। अब यहाँ पे हम देखो इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। ए लाइन 5 मीटर ऑन दी ओरिजिनल मैप, ओरिजिनल मैप पर एक लाइन थी 5 मीटर और ये श्रंक होके हो जाती है 4.6 मीटर। कैलकुलेट द श्रंक स्केल इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ मैप वाज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 मीटर। मतलब ओरिजिनल इतना है तो इसका आरएफ कितना हो जाएगा, आरएफ हो जाएगा इसका 1/80 और इसको हम 8000 कर देंगे क्योंकि सेंटीमीटर में है और मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 8000 हो जाएगा। आपने श्रंक स्केल का आरएफ बताना है, स्केल का आरएफ कितना आएगा जो आपने यहाँ पर अब मेजर की है, उसका आरएफ कितना आएगा तो ये आपने बताना है। तो हम अपने ओरिजिनल फॉर्मूले का यूज करते हैं जो कि यहाँ पे लिखा है श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, श्रंक लेंथ को ऊपर लिखेंगे 4.6, ओरिजिनल को नीचे लिखेंगे, इक्वल टू कर देंगे श्रंक स्केल जो आपको निकालना है, ओरिजिनल स्केल कितना है 1/8000। जो भी आंसर आएगा वो आपका ये आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे श्रिंकेज रेशो, इसी पर बेस्ड होता है श्रिंकेज रेशो। जो अभी हमने देखा श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल, श्रंक आरएफ अपॉन ओरिजिनल आरएफ, यही होता है दोस्तों श्रिंकेज रेशो और इसी को बोलते हैं श्रिंकेज फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, श्रिंकेज फैक्टर। अब इसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आपने करेक्ट डिस्टेंस निकालनी है मैप पर, तो कैसे निकालेंगे, आपने श्रिंकेज मैप लेना है, उस पर डिस्टेंस मेजर करनी है, मेजर करने के बाद उसको आप यहाँ पे रखेंगे और इसको आप श्रिंकेज फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो आपको करेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगी मैप पर। सिर्फ मैप की बात कर रहा हूं दोस्तों। बात करें करेक्ट एरिया, अब देखो एरिया में 2 डायमेंशन होती है, स्क्वायर होता है, तो हम मेजर्ड एरिया ऊपर रखेंगे और नीचे हम क्या कर देंगे श्रिंकेज फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे उसके स्क्वायर से। और याद रखना है जो भी हम एरिया मेजर करते हैं वो प्लानीमीटर से मेजर करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखो ये हमने मैप पे किया है, ये हमने मैप पे किया है दोस्तों, बट अगर यही डिस्टेंस आपको डायरेक्ट पता करनी है कि फील्ड में कितनी होगी, तो यहाँ पे देखो करेक्ट एरिया ऑन फील्ड, मेजर एरिया आप ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे आरएफ ऑफ श्रंक स्केल का स्क्वायर कर देंगे, श्रंक स्केल का आरएफ निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपको करेक्ट एरिया ऑन फील्ड मिल जाएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, या पहले ये करते हैं एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरमेंट स्केल। अब देखो श्रिंकेज नहीं हुआ, श्रिंकेज अलग है। अब आपने अपनी गलती की है, आपने गलती से स्केल को गलत पढ़ लिया है या गलत स्केल यूज कर लिया है, तब क्या होगा, तब उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट लेंथ हो जाएगी आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल, जो आपने रॉन्ग स्केल यूज किया वो ऊपर लेंगे, आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल नीचे लेंगे और मेजर लेंथ यहाँ पे रखेंगे, एरिया में आप इसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब चलिए इन पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक सर्वेयर है जिसने
दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर की है जो कि है 60 मीटर। और इसने जो स्केल लिया था दोस्तों वो लिया था 1:100 का। RF कितना था? 1:100 का। बट बाद में इसको रियलाइज हुआ कि ये वाला स्केल 1:100 का नहीं है, ये है 1:50 का। मतलब उसने 1:100 की जगह 1:50 का यूज किया है। ये हो जाएगा रॉन्ग RF और ये हो जाएगा करेक्ट RF या ओरिजिनल RF। इससे इसको मेजर करना था बट इसने इस वाले स्केल का यूज करके इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया है। तो भाई अब जब इससे मेजर करेंगे आप तो ये तो बड़ा आएगा ना, ये थोड़ा बड़ा आएगा। कितना? 120। देख के आप पता चल रहे हैं 150 एक यूनिट 50 के बराबर, एक यूनिट 50 के बराबर है। और इससे आया आपको 60 मीटर, इससे आपने निकाला 60 मीटर। अगर आप 1 यूनिट 100 के बराबर कर दें तो ये अब 60 नहीं रहेगा, ये 120 हो जाएगा क्योंकि 2 गुना हो रहा है। यहाँ पे भी 2 गुना हो जाएगा। फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूले का यूज करेंगे। आपने अभी देखा हम क्या करेंगे, रॉन्ग RF को ऊपर लिखेंगे और करेक्ट RF को नीचे लिखेंगे और मेजर लेंथ को यहाँ पे लिख देंगे। रॉन्ग RF कितना है? ये है आपका 150 और ये है आपका 100 इंटू 60। ये ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा 50 से कट के और 60 मतलब 120 हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो मेरा यही सलाह होगा आपसे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो उनको सबसे लास्ट में, जब पूरा पेपर कर लें तब सबसे लास्ट में जो टाइम बचता है तब आप करने की कोशिश करना। बीच में करेंगे तो 5 से 6 मिनट ले जाएगा क्योंकि आप कंप्यूटर नहीं है कि वैल्यू डाले और आंसर मिल जाए। आपको हाथ से सोल्व करना होगा, सभी चीज़ें कैलकुलेशन आपको हाथ से करनी होगी। तो जितने भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको छोड़ना ही बेटर रहेगा क्योंकि उनके साथ आप 6 से 7 क्वेश्चन अलग से कर लेंगे। अगर आप उनको छोड़ेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चन आप इजी टाइप के बना सकते हैं। चलिए फिर भी हमारा कराने का फर्ज है तो कराएंगे। यहाँ पे देखो एरिया दिया है 250 स्क्वायर सेंटीमीटर श्रंक मैप पर। एक श्रंक मैप है और यहाँ पर एक एरिया है जो कि है श्रंक एरिया। कितना होगा श्रंक एरिया? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका श्रंक फैक्टर भी आपको पता है कितना है, श्रंक फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर 0.9। और इसका ओरिजिनल एरिया आपको बताना है फील्ड में, ना कि मैप में। फील्ड में बताना है दोस्तों, जबकि ओरिजिनल स्केल दिया है 1:, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। ओरिजिनल स्केल कितना दिया है? ओरिजिनल स्केल दिया है 1/5000। अब इसको दो टाइप से आप निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने देखा अभी। आपने क्या करना है, करेक्ट एरिया ऑन मैप, ये हो जाएगा मेजर्ड एरिया अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। ये तो मैप की बात हुई, बट आपको क्या करना है, करेक्ट एरिया ऑन फील्ड इन टर्म ऑफ ओरिजिनल्स के लिए तो आप सभी जानते हैं। तो मेजर्ड एरिया करेंगे और RF ऑफ रॉन्ग स्केल, इसका स्क्वायर कर देंगे तो दोनों से आपको एक्यूरेट वैल्यू देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने मैप में निकाला, फिर आपने इसको फील्ड में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए करके देखते हैं इसको। इससे करते हैं तो इससे देखो आपको मैप एरिया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ मैप एरिया, ये हो जाएगा मेजर एरिया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है और श्रिंकेज फैक्टर 0.9 है। तो यहाँ से हम करेंगे इसको तो ये आएगा 300 300 करीब आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब मैप पर
एरिया आ चुका है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये करेक्ट है मैप पर, आपने इसको बदलना है इसमें फील्ड में कितना होगा। तो आपने स्केल यूज किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। अब देखो ये लेंथ है, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 2500 मीटर स्क्वायर है, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 308 का, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये थोड़ा लेंदी है। अब इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इससे आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आरएफ ऑफ रोंग स्केल निकालेंगे। आपको नहीं दिया डायरेक्ट, तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें भी आपने कैलकुलेशन तो करनी ही होगी। आपको करेक्ट स्केल दिया है तो पहले आपने आरएफ ऑफ रोंग स्केल निकालना है। श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है, रोंग आरएफ अपॉन करेक्ट आरएफ। तो रोंग आरएफ आपने निकालना है, ये आप निकाल सकते हैं। एसएफ 0.9 दिया है और वो दिया है 1 अपॉन ये। इससे करेंगे, काटेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे रख के स्क्वायर कर देंगे। मुझे तो ये लेंथी लग रहा है, ऊपर वाला ठीक था। तो जैसे भी आपको करना है कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो इसका आंसर आएगा, मैं बता देता हूं, ये इसका आंसर होगा लास्ट वाला। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, मैक्सिमम परमिसिबल एरर ऑन ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना, 0.25 mm। क्योंकि अगर आप एक गुड ड्राफ्टमैन है, अगर आप बहुत अच्छे ड्राफ्टमैन है, तो आप इसी एरर को पहचान सकते हैं। इससे ज्यादा एरर अगर होगा, इससे छोटा एरर होगा, इससे छोटा एरर होगा दोस्तों, तो आप उसको जज नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना है आपने। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो इस क्वेश्चन में मोस्टली 90% बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस ही कुछ अलग होता है। देखिए कैसे, एक लाइन है जिसकी ट्रू लेंथ दी है 500 मीटर, मतलब एक लाइन है 500 मीटर। अब आपने क्या किया, इसको 20 मीटर टेप से मेजर करना चालू किया। 20 मीटर टेप से आपने इसको मेजर करना चालू किया। आपने देखा ये एक्चुअल में आ रहा है 502 मीटर लॉन्ग। तो आपने इसका करेक्ट लेंथ बताना है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, ट्रू लेंथ ऑफ स्केल, या फिर टेप या चेन, जो भी आप बोलना चाहते हैं, रोंग टेप और चेन इनटू मेजर्ड लेंथ। अब यहाँ पे ट्रू क्या होगा, मेजर्ड क्या होगा, रोंग क्या होगा, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। आप क्या करेंगे, ट्रू इसको मान लेंगे 500 मीटर को, और रोंग इसको मान लेंगे, या मेजर्ड इसको मान लेंगे। देखिए दोस्तों, इसको आपको समझना है अपना माइंड लगा। देखो कैसे, आपने 500 मीटर को मेजर करना चालू किया 20 मीटर चेन से, और वो एक्चुअल में कितनी आई है 502 मीटर। तो क्या वो 20 मीटर था, या फिर उससे छोटा था, या उससे ज्यादा था? जाहिर सी बात है दोस्तों, उससे कम था, तभी उसने 500 मीटर को 502 मीटर बना दिया। तभी उसने 500 मीटर को 502 मीटर बना दिया। अब यहाँ पे याद ये रखना है, जो इसने करेक्ट लेंथ पूछी है टेप की, ये पूछी है एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के टाइम कौन सी लेंथ आपने यूज की? 20 मीटर तो नहीं थी, 20 मीटर होता तो 502 मीटर नहीं आता, 500 मीटर आता। तो इसकी लेंथ आपने निकालनी है, वही हो जाएगी आपकी करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्ट लेंथ या फिर मेजर्ड लेंथ क्या हो जाएगी? मेजर करना था आपने 500 मीटर को, बट मेजर किया आपने 502 मीटर को। अब ये 502 मीटर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ऐसे समझो। करेक्ट इंटू करेक्ट इक्वल टू रोंग इंटू रोंग करते हैं हम, यही तो हम करते हैं। तो आपने क्या करना है, करेक्ट और करेक्ट को मल्टीप्लाई कर देना है, 502 इंटू एक्स इक्वल टू 500 इंटू 20। अब 502 जब इसको डिवाइड करेगा तो ये 20 से कम आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा।
अब चलिए हम बात करते हैं इसी पर, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस 502 को कम कर देते हैं, 502 को कम कर देते हैं। लेट्स सपोज हमने इसको कर दिया है 498 मीटर। तो अब देखो जो 500 मीटर लेंथ थी वो आपने 20 मीटर से मेजर करनी चालू की। अगर 20 मीटर होती तो 500 मीटर आती है, बट अब 500 मीटर से कम आ रही है, तो इसलिए आपने 20 मीटर से ज़्यादा टेप यूज की है। तो यहाँ पे 20 मीटर से ज़्यादा आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे वर्नियर स्केल की। अब यहाँ पे कुछ स्केल वर्नियर भी होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि आपने स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ यूनिट भी मेजर करना होता है, स्मॉल फ्रैक्शनल यूनिट भी मेजर करना होता है। मतलब लेट सपोज 1 मीटर है, 1 मीटर में ये 1 मीटर है पूरा, इसमें आपको सेंटीमीटर दिखेंगे 100 सेंटीमीटर, इस टाइप से 100 सेंटीमीटर, फिर उनके mm भी दिखेंगे, mm भी दिखेंगे। तो अगर आप एक प्लेन स्केल यूज करते हैं तो वो सिर्फ मीटर बताएगा, हो सकता है सेंटीमीटर भी बता दे, बट क्या वो इन यूनिट्स को बताएगा। लेट सपोज हमने इसको सेंटीमीटर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो वो सिर्फ सेंटीमीटर बताएगा, इनके स्मॉल पार्ट्स को नहीं बताएगा। ये जो 10 पार्ट आपने बनाए हैं इनको नहीं बताएगा, mm में आपको नहीं देगा। तो mm में वैल्यू निकालने के लिए, स्मॉल पार्ट्स को कंसिडर करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए हम वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। ये कुछ इस टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा, एक छोटा सा यहाँ पे पार्ट लगा होता है जो कि आगे पीछे चलता रहता है, और इसमें डिवीजन होते हैं, इसमें डिवीजन होते हैं। ये जिस पर भी अलाइन कर जाते हैं वही उसका वैल्यू हो जाता है। इसमें इंडेक्स आर्म होती है, इंडेक्स मार्क होता है जिसको हम बोलते हैं 0, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसे करके होता है, और यहाँ पर मेन स्केल पर आपके वैल्यू होते हैं। तो ये स्मॉल यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। ए वर्नियर इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग एक्यूरेटली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। तो ग्रेजुएटेड स्केल पर जो स्मॉलेस्ट पार्ट आप मेन स्केल से तो मेजर कर लेंगे, बट उसके भी फ्रैक्शन आप वर्नियर से मेजर करेंगे। तो इसमें आपने 2 वर्नियर पढ़ने हैं। आज मैं कुछ इस टाइप से आपको पढ़ाऊंगा, जिंदगी भर आप इन सभी को याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला आएगा डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, जो वर्नियर के डिविजन्स होते हैं, वर्नियर के डिविजन्स ये होंगे इस टाइप से, ये स्लाइटली शॉर्टर होते हैं, छोटे होते हैं देन दो जो मेन स्केल से छोटे होते हैं। तो हमने माना कि वर्नियर के इसके जो डिवीजन है वे n है, वर्नियर के डिवीजन n है, ठीक है। और मेन स्केल कितने हो जाएंगे, मेन स्केल के हो जाएंगे n-1, मतलब इतने पार्ट में n नंबर ऑफ वर्नियर के डिवीजन आ रहे हैं। तो इतने ही पार्ट में अगर आप मेन स्केल के डिवीजन बनाएंगे तो वे n से तो छोटे आएंगे क्योंकि उनके पार्ट बड़े हैं, n से तो कम आएंगे क्योंकि उनके पार्ट बड़े हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर 2 आ रहे हैं, या 1, 2, 3 आ रहे हैं वर्नियर के, और इनके बीच की दूरी 1 mm है, आपने ऐसे माना। और मेन स्केल बड़ा है, उसके डिवीजन बड़े हैं, 1 mm से बड़े हैं, तो आप इसमें 3 फिट नहीं कर पाएंगे, 3 से कम फिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए NV वर्नियर के लिए, और n-1 आपके मेन स्केल के लिए। मेन स्केल के टोटल नंबर ऑफ डिवीजन निकालेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हम कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आपके n है, तो वर्नियर में कितने होंगे, n इंटू उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन। देखो कैसे, ये है आपका वर्नियर। ये वर्नियर में आपके n यूनिट्स हैं, और एक यूनिट के बीच की दूरी है v क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट या डायमेंशन ऑफ वर्नियर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी NV, और इसी लेंथ में मेन स्केल की कितनी लेंथ आएगी वो आपने बतानी है। तो इसी लेंथ में मेन स्केल के डिवीजन आएंगे n-1,
और उसके एक डिवीजन के बीच में डिस्टेंस होगी एस, जो कि स्मॉलेस्ट डायमेंशन है मेन स्केल की, तो ये हो जाएगी n-1 इंटू एस। इन दोनों को बराबर किया है क्योंकि ये इसी पार्ट में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितने छोटे से छोटे पार्ट को मेजर कर सकता है, उसका सबसे छोटा पार्ट मेजर करने का कौन सा लिमिट है, यही होता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर। मतलब इसको हम लिखते हैं एल सी बराबर एस अपॉन एन। ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल पर और ये है दोस्तों नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर, और इसी के रेशो को बोलते हैं लीस्ट काउंट। ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे एल सी इक्वल टू एस माइनस वी, और फिर आपने क्या करना है एन वी इक्वल टू n-1 इंटू एस लगाना है। यहां से आप क्या करेंगे, एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे या वी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, n-1 इंटू एस अपॉन वी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा s माइनस n-1 इंटू एस अपॉन एन। एन आएगा दोस्तों, एन आएगा। जब इसको आप ओपन करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा s इक्वल टू एल सी इक्वल टू एस माइनस एन से एन कट जाएगा, एस अपॉन एन बचेगा, एस अपॉन एन बचेगा दोस्तों यहाँ पे एस अपॉन, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ एस। ये कोष्ट में होगा कैसे, एस माइनस ऐसे, इसको ऐसे कर लो एन एस माइनस एस अपॉन एन, इससे कट जाएगा, ये बचेगा एस माइनस एस अपॉन एन, ये प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इससे कट जाएगा तो वैल्यू आएगा एस अपॉन एन। कितना आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा एस अपॉन एस, एस अपॉन एन। एस क्या है दोस्तों, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और एन है नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर। अब यहाँ पे हम रीडिंग कैसे नोट करते हैं उसको देख लीजिए। रीडिंग हम नोट करते हैं, रीडिंग ऑन मेन स्केल लेंगे बिफोर इंडेक्स आर्म या इंडेक्स मार्क। जो वर्नियर पर आपका इंडेक्स मार्क है 0, उससे पहले कितना रीडिंग आया है मेन स्केल पर वो ले लेंगे। जैसे कि इसमें कितना है दोस्तों, 5, फुल रीडिंग लेंगे 5। उसके बाद जो स्मॉल पार्ट है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, देखो 5 1 2 3, इंडेक्स से पहले कितना आया 5.3। फिर आपने क्या करना है, जो होल रीडिंग है 5, उसमें आप क्या करेंगे, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। लीस्ट काउंट आपने मल्टीप्लाई किया 5.3 प्लस 5 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट हो जाएगा दोस्तों इसका एस अपॉन एन, एस अपॉन एन। अब यहाँ पे एस कितना है दोस्तों 1, और एन कितने हैं, एन है दोस्तों यहाँ पे 10। एन कितने हैं 10। आप यहाँ पे देखो कितने हैं, 0 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। और एस कितना है, हमने माना 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा 5.3 प्लस 5 इंटू 1/10, तो ये आ जाएगा 5.35। ऐसे आप कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर में डायरेक्ट वर्नियर से उल्टा हिसाब होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वर्नियर बड़ा होता है मेन स्केल से। मेन स्केल से वर्नियर की जो आपकी यूनिट है या डायमेंशन है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे एन वी इक्वल टू एन प्लस 1 इंटू एस। मतलब अगर आप एक इस बॉक्स में एन नंबर ऑफ वर्नियर यूनिट फिट करवा रहे हैं तो वहीं पे मेन स्केल कितनी फिट होगी, छोटी है तो ज्यादा होंगी, n प्लस 1 होंगी। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट सेम वैसे ही निकालेंगे, v माइनस एस, एस अपॉन एन आएगा, आप करके देख लेना। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ये डायरेक्ट वर्नियर से उल्टा होता है। मतलब डायरेक्ट वर्नियर में डायमेंशन या रीडिंग बढ़ती है, इसमें दोस्तों रीडिंग
डिक्रीज होती है। जैसे कि इट मे बी नोटेड दैट द रीडिंग इन द केस ऑफ रेट्रोगेट वर्नियर इंक्रीज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मेन स्केल। जैसे मेन स्केल में होता है ना, मेन स्केल में ये रीडिंग है 1 2 3 4 5 और वर्नियर में भी 1 2 3 4 5, ये हुआ डायरेक्ट वर्नियर। बट इन केस ऑफ रेट्रोगेट यहाँ पे कुछ उल्टा होगा, 1 2 3 4 5 ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, जबकि मेन स्केल के नीचे से ऊपर तक चलेंगे। तो मेन स्केल की डायरेक्शन में रीडिंग घटती है, इसमें डिक्रीज होती है, उसी को बोलते हैं रेट्रोगेट वर्नियर। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे देखो एक थियोडोलाइट है और थियोडोलाइट का सर्किल का जो मेन स्केल है उसका ग्रेजुएशन है अप टू 20 मिनट, मतलब वो 20 मिनट तक ग्रेजुएशन को रीड कर सकता है इस टाइप से। 1 2 3 4 5 इनके बीच में कितना गैप है, 20 मिनट का गैप है, 20 मिनट का गैप। अब इस पर आपने वर्नियर सेट कर दिया, क्योंकि आपने इससे छोटा पार्ट भी कवर करना है, सेकंड भी आपने कवर करना है। और आपने इसमें दोस्तों जो वर्नियर यूज किया उसका लिस्ट काउंट है 20 सेकंड, मतलब वो 20 सेकंड तक पढ़ सकता है, वो 20 सेकंड तक रीड कर सकता है। तो लिस्ट काउंट कितना हुआ, लिस्ट काउंट हुआ 20 सेकंड, और लिस्ट काउंट क्या होता है, एस अपॉन एन। तो आपने इस वर्नियर को डिजाइन करना है। तो कैसे आप डिजाइन करेंगे, डिजाइन का मतलब कितनी नंबर ऑफ वर्नियर डायमेंशन आपने इसमें बनानी होगी। तो ये बनानी होगी दोस्तों एन। एन को कैसे निकालेंगे, एन को निकालेंगे 20 सेकंड इक्वल टू मेन स्केल कितना पढ़ सकता है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट है 20 मिनट। मेन स्केल का कितना है 20 मिनट, 60 से करेंगे सेकंड में बनाएंगे, एन करेंगे 20 से 20 कट जाएगा, एन आ जाएगा दोस्तों 60। ये किसका आया, ये आया दोस्तों वर्नियर का। ये वर्नियर की रीडिंग है, ये टोटल रीडिंग है वर्नियर की। और इसी पार्ट में मतलब आपने मेन स्केल ये, और इसी पार्ट में आपने लगा रखा है वर्नियर। ये वर्नियर, वर्नियर की आई है एन, तो मेन स्केल कितनी होगी, हम डायरेक्ट वर्नियर पढ़ रहे हैं तो मेन स्केल की कम होगी, 59 होगी, 59 होगी। इस टाइप से आप डिजाइन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे। एक रोड है जिस पर मेन स्केल लगा है जो कि सेंटीमीटर तक चीजों को पढ़ सकता है, और वहीं पे आपने रेट्रोग्रेड वर्नियर डिजाइन करना है। तो और वो पढ़ सकता है 1 mm तक, मतलब ये मेन स्केल है और इस पे लगाया आपने रेट्रोग्रेड वर्नियर। कुछ इस टाइप से चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये इस टाइप से चलेगा 1 2 3 4 5 6, ये इसका 0 होगा। तो पहले तो हम निकालेंगे इस पार्ट में कितनी रीडिंग देगा, नंबर कितने होंगे, एन कितने होंगे वर्नियर के। फिर मेन स्केल पे देखेंगे कितने आपने ये मार्क लगाने होंगे यहाँ पे। तो चलिए करते हैं, इसके लिए हम लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो देखो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल को बोलेंगे एस, और स्मॉलेस्ट डिवीजन एस कितना है 1 सेंटीमीटर है, मेन स्केल का कितना है 1 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ वर्नियर रीडिंग या वर्नियर डिवीजन, ये वर्नियर डिवीजन है जो कि कितने हैं दोस्तों ये हमको नहीं पता, जबकि लीस्ट काउंट पता है 1 mm है। इसको भी 1 mm में कन्वर्ट कर, मतलब इसको भी mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा अपॉन n, n इक्वल टू 10 अपॉन 1 बराबर कितना आ जाएगा 10। तो रेट्रोगेट की कितनी रीडिंग आई है या कितनी डिवीजन आई है, 10 आई है, और इसी पार्ट में मेन स्केल कितनी होगी 11 होंगी। अब बात करेंगे मिस्टेक्स एंड एरर की। देखो मिस्टेक आप खुद से करते हैं, एरर दोस्तों इंस्ट्रूमेंट से होते हैं। एरर अगर इंस्ट्रूमेंट्स खराब हैं तो उससे एरर आएंगे, उसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, पर मिस्टेक आपसे होती है। आप गलती से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, आपका ध्यान कहीं हो रहे कहीं और है दोस्तों, आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो आपने 5 को 6 पढ़ लिया, आपने 5 को 6 पढ़ लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, मिस्टेक बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों बात करेंगे एरर की। एरर क्या है, एरर इंस्ट्रूमेंट से आता है, एरर इंस्ट्रूमेंट से आ सकता है। एरर आ सकता है दोस्तों एनवायरमेंटल कंडीशन से, क्लाइमेट कंडीशन, जैसे कि विंड चलती है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इन सभी चीजों से एरर आ सकता है। आपका उसमें कोई भी दोष नहीं है।
देखिए दोस्तों, एरर को लिखते हैं हम मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर निकालते कैसे हैं? मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर की उसमें से आप ट्रू वैल्यू को माइनस करेंगे। याद रखना है ई एम टी मेजर्ड में से ट्रू को माइनस करना है, ना कि ट्रू में से मेजर को माइनस करना है। ई एम टी को याद रखना है। और फिर आप करेक्शन करेंगे, तो करेक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू एरर, मतलब एरर का अपोजिट होता है। एरर अगर माइनस है तो करेक्शन आपका प्लस होगा, तो इसको हम लेते हैं माइनस एरर। तो अगर एरर माइनस में आया तो करेक्शन किस में आएगा? प्लस में आएगा। और एरर प्लस में आया तो करेक्शन किस में आएगा? माइनस में आएगा। फिर हम बात करेंगे एरर्स के कितने टाइप होते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर को पहचानना बहुत इजी है, इसका पता चल जाता है दोस्तों लास्ट में। मतलब ये आपने एक लाइन मेजर करी, 20 मीटर की टेप आपने यूज की और ये 20 मीटर ना होके 20.1 है, तो क्या होगा? यहाँ पे 20.1 देगा, यहाँ पे भी 20.1 ज्यादा देगा। तो इस टाइप से लास्ट में आके क्या होगा? आपको टोटल एरर पता चल जाएगा। लास्ट में आके आपको टोटल एरर पता चल जाएगा। ये होता है आपका सिस्टमेटिक एरर। बट रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम मतलब कि कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी माइनस होता है, कभी निगेटिव होता है। तो ये एरर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। बात करेंगे सिस्टमेटिक एरर की। द मेथड ऑफ मेजरमेंट, आप मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज एंड द फिजिकल कंडीशन एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, ये सभी खोज करते हैं सिस्टमेटिक एरर। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि स्टील टेप में एक्सपेंशन होना, फ्रीक्वेंसी चेंज होना, ईडीएम की जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस, कोलिमेशन इन लेवल। ये क्या होता है दोस्तों? इसको हम लेबलिंग में समझेंगे। मतलब लाइन क्या हो जाती है? लाइन ऑफ साइट टिल्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं कोलिमेशन इन लेवल। कुछ ये एग्जाम्पल हैं जो कि आते हैं सिस्टमेटिक एरर के अंदर। इनको आप आसानी से करेक्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द करेक्शन। जितना एरर आया दोस्तों उसके अपोजिट उतना ही मैग्नीट्यूड का आपने करेक्शन लगा देना है। और ये क्यूमुलेटिव नेचर में होते हैं, मतलब बढ़ते जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं दोस्तों। अगर माइनस का है तो माइनस माइनस होता चला जाएगा और लास्ट में आपके माइनस को ज्यादा मिलेगा। प्लस है तो प्लस प्लस होता चला जाएगा और प्लस का आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक, क्यूमुलेटिव नेचर का होता है। बात करें ऐसे एरर को आप ठीक कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दी करेक्शंस। करेक्शन को अप्लाई करके आप इसको कर सकते हैं। बट इसको रिवील कैसे करना है? सिस्टमेटिक एरर को रिवील कैसे करते हैं? बाय टेकिंग द सेम मेजरमेंट अगेन विद द सेम इंस्ट्रूमेंट। ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने पता करना है कि कैसे एरर आया, तो आप सेम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, सेम मेजरमेंट का यूज कर रहे हैं, तो फिर भी वही एरर आएगा, तो आपको नहीं पता चलेगा। इसके लिए आपने दूसरा, मतलब एरर है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा भाई एरर आया या फिर नहीं आया? तो आप सेम इंस्ट्रूमेंट से सेम प्रोसीजर के दौरान चीजों को मेजर करेंगे तो फिर भी वही एरर आएगा, आपको नहीं पता चलेगा, आपको लगेगा सब चीज ठीक है। तो आपने क्या करना है? दूसरा इंस्ट्रूमेंट लेना है। The only proper way to check the systematic errors is remeasure the quantity by entirely different method using different instrument। तो different method और different instrument से आप उसको मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना है, जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव नेचर का होता है, तो ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ही एरर आएगा। बट रैंडम एरर लेंथ के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, ये भी याद रखना है। रैंडम एरर की बात करें तो जब आप सभी एरर को हटा देंगे, सभी एरर को हटा देंगे, मिस्टेक्स को हटा देंगे, तो जो एरर बचते हैं वे होते हैं आपके रैंडम एरर। मतलब आपने सिस्टमेटिक एरर को रिमूव कर दिया, जितनी मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव कर दिया, तो जो एरर बचेंगे वे बचेंगे रैंडम एरर। और ये होता है दोस्तों लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड द इंस्ट्रूमेंट।
मतलब इंस्ट्रूमेंट की इतनी ताकत नहीं है जो आप उसको यूज कर रहे हैं। मतलब आप लेट्स सपोज 0.5 mm को मेजर कर रहे हैं, उसका लिस्ट काउंट है 1 mm तक, तो ये एरर तो जाहिर सी बात है देगा। एंड ऑब्जर्वर देखो 0.25 mm तक ही ऑब्जर्व कर सकता है चीजों को, अगर आप इससे छोटा मेजर करेंगे तो ये गलत ही पढ़ के देगा, ठीक है। एंड रैंडम इन नेचर, ये रैंडम होते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, इनका कोई एक सीक्वेंस नहीं होता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की। यहाँ पे छोटे छोटे एरर ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं बड़े एरर से। भाई बड़े एरर तो आप आसानी से पहचान लेंगे जैसे क्यूमुलेटिव एरर में होते हैं, बट ये छोटे छोटे एरर पहचानना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है बट ऐसे एकदम से पहचाने नहीं जाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स आर इक्वली लाइकली, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, ये एक दूसरे को कंपनसेट करते रहते हैं, काटते रहते हैं। कभी पॉजिटिव आ जाता है कभी नेगेटिव आ जाता है, एक दूसरे को काटते रहते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े एरर बहुत कम देखने को मिलते हैं एंड ये प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन, मतलब इस टाइप से। अब चलिए कुछ यूनिट देखते हैं, ये यूनिट भी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि 1 फीट किसके इक्वल होता है, तो याद रखना है 0.3048 मीटर के इक्वल होता है। 1 स्क्वायर माइल 640 आर्क के बराबर होता है। 1 माइल 5280 फीट के बराबर होता है। 1 यार्ड 3 फीट के बराबर होता है। 1 माइल 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। एंड 1 स्क्वायर माइल मतलब एरिया लेंगे तो 2.590 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। एंड 1 आर्क होता है 43560 स्क्वायर फीट के बराबर। 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 2.471 हेक्टर्स के बराबर होता है। तो ये यूनिट है जो कि आपने याद रखनी है। और अगर दोस्तों आप कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9568738917 पर, मैं आपको जरूर रेस्पॉन्ड करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।